वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम लोग काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं और चलिए अपने सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था लाइट। तो लाइट चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक तो अच्छा है, आप पढ़े भी होंगे हो सकता है 10th क्लास में, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे ध्यान से देखिएगा। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर का एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी से क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में हम एक रिलेशन को डेराइव करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो F बराबर R/2 होता है यदि हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बताएं तो। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम डेराइव करेंगे। आप इसे याद कर लीजिएगा कि F = R/2 होता है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो F = R/2 होता है। इसी रिलेशन को आज हम इस वीडियो में डेराइव करने वाले हैं। हम कॉन्वेक्स मिरर बस के लिए नहीं डिराइव करेंगे, हम कॉनकेव मिरर के लिए भी डिराइव करेंगे। एक्चुअली पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी बोल सकता है और कॉनकेव मिरर का भी बोल सकता है, तो आपको दोनों से डेरिवेशन आना चाहिए। जनरली बोर्ड में ये 3 मार्क्स का आता है, और अगर हम जेईई मेंस और नीट की बात करें तो उसमें हमें डेरिवेशन, देखो क्या होता है कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपन बोल सकते हैं इस चैप्टर का नाम। तो इसमें अगर हमसे डेरिवेशन अगर हमसे आते होते हैं तो हम रे डायग्राम अच्छे से बना पाते हैं, और यदि हम रे डायग्राम अच्छे से बना पाते हैं तो बहुत सारे सवाल जो जेईई मेंस और नीट के होते हैं उन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ रे डायग्राम की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपसे डायग्राम बनाते बनने लगेगा तो आपसे ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कौन से मिरर के लिए डिराइव करना है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कौन सी मिरर के लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमारा ऐसा होता है, आप सबको पता भी होगा। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा ऐसा होता है। ये जो है हमारे पास ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ए बी। फॉर एग्जांपल हमने माना है, ये मान के चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी। इससे यदि लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यानी जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, सॉरी उत्तल दर्पण। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि रे जो होती है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी ये बैक हो गई। अब जब ये बैक होती है तो ये पीछे अगर आगे नहीं देखो, ये तो आपको पता है ना कि जो समांतर आने वाली रेखाएं होती हैं यानी जो पैरेलल रेज होती हैं वो हमेशा फोकस पे मिलती हैं। यदि वो फोकस पे नहीं मिल रही हैं, रिफ्लेक्ट हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे? डैश डैश बना करके उन्हें फोकस पे मिला देंगे। तो हमने क्या किया, इसे डैश डैश पीछे साइड बना दिया। देखिए इससे बनाते हैं अपन। इसमें हमने क्या किया, पीछे साइड डैश डैश करके हमने यहां पे सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी सही से करते हैं इसको, है ना। तो ये हमने क्या किया, इसको डैश डैश करके पीछे यहां पास मिला दिया फोकस पे, तो ये फोकस पे मिल गए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उसका ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलते हैं अपन। तो देखो जब अपन पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने देखा था यहां से रे ऑफ लाइट आती थी और ऐसे चली जाती थी और यहां पे एक नॉर्मल बनता था, यानी आपतित किरण और परावर्तित यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारे पास एक नॉर्मल होता था। तो जो इसका नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा और वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए होगा। याद रखिए आप लोग इस चीज को कि जब हम किसी मिरर का बनाते हैं नॉर्मल, जब कभी हम किसी भी मिरर, किसी भी दर्पण का नॉर्मल बनाते हैं तो वो हमेशा वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजर रहा होता है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, आपको पता होगा, सभी लोगों को पता है कि जो आने वाली रे होती है उसे हम आई एंगल बोल देते हैं, इंसिडेंट एंगल, और जो जाने वाला होगा वो कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। मैं डायग्राम में बहुत फोकस कर रहा हूं, आपको भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। आपको जब तक डायग्राम बनाना नहीं आएगा इसका, आप इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया हूं मैं, एक रे आ रही थी, वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, ये सिनेरी पूरा इसी तरह की सिनेरी है, तो एंगल, इंसिडेंट एंगल आई हो गया है और रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया है। आप सभी लोगों को पता है कि इस चीज को आप पढ़े होंगे कि हमारे पास जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है ना,
थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, आज मैथमेटिक्स की भी बातें करेंगे अपन। देखिए जैसे मान लीजिए ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई, ये अलग रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऐसे, ये ऐसे करिए, आपने पढ़ा होगा ये क्रॉस वाला सिस्टम कि यदि एंगल आई यहां है तो यहां भी एंगल आई होगा, यानी जो हमारा रिफ्लेक्टेड मतलब कि जो हमारा अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दैट एंगल, है ना। जो अपोजिट एंगल होता है, जो इधर वाला एंगल अपोजिट एंगल होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, उसके सामने वाले एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हमारे पास ये एंगल आर है तो यहां पास का जो एंगल बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, अगर ये एंगल आर है, यहां क्रॉस वाला सिस्टम बन रहा है ना, यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, ऐसे देखना ध्यान से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों में क्रॉस बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा वही एंगल यहां पे हो जाएगा। अब एक बात और देखिए, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया भैया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे बताइए आप, आगे यहां देखो, ये इस बात को देखो कि अगर ये एंगल आर था तो ये एंगल आर हो गया है। अब एक चीज और मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को भूल गया है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आज जो मैं बता रहा हूं मैथमेटिक्स का वो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप भूल चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, बट आप याद रखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास कभी ऐसी सीनरी आ जाए, ऐसा सीनरी आ गई आपके पास, एक लाइन थी और उससे पैरेलल लाइंस हमने खींच दिए, तो जो ये एंगल यहाँ पे होता है ना, जैसे मान लो आई एंगल है ना, तो यहाँ पे भी एंगल आई होगा, ठीक है ना, दीज एंगल्स आर इक्वल। ऐसे अगर कोई और पैरेलल, एक और पैरेलल बना दूं मैं इसके पैरेलल, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी एक कॉमन लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ये वाली लाइन को देखो आप, जो वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली, ये और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये वाली लाइन, अगर हम इस वाली लाइन को बात करें, ये दोनों देखो, ये सिनेरी बन रही है ना, ये सिनेरी, यानी ये एंगल अगर आई है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, आई होगा। बोलो कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, आई होगा। और यहां तक की मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गई, बोलो यस और नो, ठीक है, आई कि नहीं आई, बोलो। आप बोल तो सकते नहीं हो, लेकिन आप फिर भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भी है ना, जब मैं बोला करूँ ना बोलो, जब मैं बोल रहा हूँ बोलो, तो आप बोला करो। अब भले आप वीडियो देख रहे हो, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप बोला करो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी तभी तो आप सीख पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। तो ये सी, इसको सी नहीं, इसको कुछ और नाम दे दो, इसको जैसे पोल को अपन पी बोल दिए तो इसको डी पॉइंट दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, इट डजंट मैटर, आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो सकता है आपकी बुक में अलग हो सकता है किसी और बुक में अलग हो, आप किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हो। तो आपने इसे डी पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, इससे आपने डी पॉइंट दे दिया। अब आप ये सोचें, आप ऐसा भी कर सकते थे इसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसे ना ऑब्जेक्ट नहीं माना, इसे क्या कह रहा है आपने, ऑब्जेक्ट नहीं माना, ऐसा कर लेना चाहे तो पैरेलल, ये ऐसा करने में बच्चों को ज्यादा आसानी रहती है कि पैरेलल रे आ रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पैरेलल रे आ रही है, डायरेक्टली पैरेलल रे आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। अच्छा एक्चुअली इन्फिनिटी वाले से सॉल्व कर लो, क्योंकि ज्यादातर जो डेरिवेशंस होते हैं ना वो अपन इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व कर रहे होते हैं, ताकि वो आसान रहता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही होती है वो हमेशा फोकस से गुजर रही होती है, इसलिए, ठीक है। नहीं तो देखो, ऑब्जेक्ट बनाना तो बना लो, नहीं बनाना तो मत बनाओ, वैसे नहीं बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादातर जो डेरिवेशंस होंगे हम बिना बनाए करेंगे, इसलिए। तो यहां से हमारे पास रे ऑफ लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल आई और आर बन गए, ये अपोजिट एंगल हो गया तो आर इक्वल हो गया, और ये वाला पैरेलल वाले हो गए, इसलिए आई और आई एंगल बन गए। एक और मैथ का कंसेप्ट होता है, उसको सुनेंगे आप लोग सभी लोग ध्यान से। जब कभी भी दो ठो एंगल कोण बराबर हो, दो ठो एंगल बराबर हो, उन एंगल्स के सामने वाली जो साइड होती है वो भी हमेशा बराबर होती है, ये मैथ का रूल कहता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, कोई भी एंगल ले सकते हो आप, ए बी सी, ठीक है ना, कोई भी एंगल ले सकते हो, मैं बताने की बता रहा हूं, कोई भी एंगल ले लो। तो ये एंगल आई है और मैंने बोला कि आई बराबर आर है, तो जो इसके सामने वाला साइड है यानी ये वाली साइड, और आर के सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड, तो जो हमारे पास ये और ये साइड होंगी यानी ए बी और बी सी जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या देखा आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास साइड्स होती हैं, जो इक्वल एंगल होते हैं, जो बराबर एंगल बराबर कोण होते हैं, उनके जो सामने वाली साइड होती है यानी अपोजिट साइड होती है, वो भी हमेशा क्या होती हैं, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, वो भी हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
दैट्स ऑल। तो यहां से आपने क्या देखा कि आपके पास आप लिखने की कोशिश करिए इसे, ठीक है ना। चलो लिखना कैसे है आपको इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मिरर का नाम एम डैश माना, तो आपने बोल दिया यहां पे लिख दीजिएगा बकायदे कि लेट कंसीडर द स्फेरिकल मिरर, माना कि जो गोलीय दर्पण है उसको हमने एम डैश मान लिया, ठीक है ना। और जो उसका पोल है उसे पोल बिंदु है उसे हमने पी बोल दिया, और जो उसका फोकस है, फोकस को हमने क्या बोल दे दिया, एफ बोल दिया। ये सब आपको लिख देना है, जो जो आप चित्र में मानते हैं वो लिख दीजिएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सीओसी लिख रहे हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको हमने सी बोला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने आर बोला है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसको हमने आर बोला है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने दे दिया। अब जो आपने क्या किया, आप वी नो दैट, हम जानते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप कि जैसा कि हम जानते हैं, हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर हमेशा होता है। वी नो दैट बाय किससे ये होता है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम के द्वारा, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के द्वारा हम जानते हैं कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में ये और ये कोण बराबर हो गए हैं। जब ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे तो देखो, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, आई के सामने वाला अपोजिट एंगल ये वाला और आर के अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाली लाइन, ये और ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि लाइन, कौन सी लाइन हमारे पास, हम आप ऐसा पहले लिख दीजिए क्या क्या बराबर है। अगर आई और आर बराबर है तो एंगल आई को अपन पढ़ेंगे क्या, डी सी एफ, एंगल डी सी एफ। जहां पे एंगल होता है ना वो हमेशा सी, जैसे सी पे एंगल है तो सी बीच में आएगा, डी सी एफ बराबर किसके हो जाएगा, बताओ दोस्तों, बताओ कसम से, जो झूठ नहीं बोलना, क्या आ जाएगा, आर के बराबर है, एफ डी सी। तो अपन लिख सकते हैं एफ डी सी। अब ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो बताओ हम क्या बोल सकते हैं, थस यहां पे हमारे सो लिख देना आप। सो अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि ये एंगल बराबर है तो हम बोलेंगे कि डी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा, डी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा, डी एफ बराबर एफ सी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, डी एफ जो होगा वो एफ सी के बराबर इसलिए हो गया है क्योंकि आई और आर दोनों एंगल क्या थे हमारे पास, बराबर थे। जब आई और आर दोनों एंगल हमारे पास बराबर होंगे तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ये आप लिख दीजिएगा यहां पे, सिंस एंगल आई एंड आर आर इक्वल, थस इन ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स जो होंगी हमारे पास वो भी बराबर होंगे। हिंदी मीडियम में लिख देंगे कि जो कोण है, ऐसा लिखेंगे आप लोग कि आई और आर, जब ऐसा लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टी में यहां लिख दीजिएगा, जब कभी भी दो कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में, जब कभी भी दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाला जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं, है ना। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब ये यहां लिख दिया होगा आपने, ठीक है ना। अब अगर ये बराबर है, अब एक चीज और आपको बताना चाहता हूं मैं, जो हमारा दर्पण होता है, ये जो हमारा मिरर है, हमारे चित्र में तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसका दर्पण का जो एपर्चर होता है, यानी इसकी जो बनावट होती है, ये जो बना हुआ होता है जब, तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। इट इज वेरी स्मॉल। तो इसका अपन लिख सकते हैं कि इसका एपर्चर जो होगा बहुत ज्यादा छोटा होता है। मिरर यानी दर्पण का जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर दर्पण का आकार बहुत ज्यादा छोटा है, एकदम बहुत छोटा है, तो D और P पॉइंट जो होते हैं, ये मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि D और P बिंदु जो होंगे वो हमें दूर से देखने पर एक ही जगह पर दिखाई देंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे ये D और अभी तो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं D और P, लेकिन हम जब हम बोलेंगे कि दर्पण यानी जो हमारा मिरर है, इसका जो एपर्चर है वो बहुत छोटा है, तो D और P पॉइंट जो होंगे वो एक ही बिंदु दिखाई देंगे, यानी एक ही पॉइंट दिखाई देंगे। हमारे पास लिख सकते हैं यहाँ पे एपर्चर जो है, हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं कि दर्पण का आकार बहुत छोटा है। एपर्चर इज वेरी स्मॉल, एपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर एपर्चर वेरी स्मॉल है तो एपर्चर इज वेरी स्मॉल, थस हम बोल सकते हैं कि D एंड P पॉइंट आर सेम, D एंड P पॉइंट आर सेम। अगर एपर्चर हमारा बहुत ज्यादा छोटा है तो D और P पॉइंट जो होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऊपर वाले लिख लियो तो थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं इसे, ठीक है ना। तो D और P पॉइंट अगर हमारे पास सेम हो जाएंगे, D और P पॉइंट यदि हमारे पास सेम हो जाएंगे, तो D और P पॉइंट यदि सेम हो जाएंगे तो यहां DF बराबर FC लिखे थे, तो D की जगह यहां क्या लिख सकते हैं अपन,
P लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट हमारे पास ये जो इसे आप मान लीजिएगा, इसे कोई भी इक्वेशन बोल सकते हो आप, इक्वेशन नहीं बोलना फिर भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, डी एफ बराबर एफ सी था, डी एफ बराबर एफ सी था, तो डी की जगह पी लिख सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि पी एफ बराबर जो हो जाएगा हमारे पास एफ सी, बिकॉज डी इज सेम एज पी, है ना। तो पी डी की जगह हमने क्या लिख दिया, इस पे पी लिख दिया, यानी पी एफ बराबर एफ सी हो गया। यानी ये जो है और ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ये जो दूरी है हमारे पास, ये वाली दूरी सी तक की दूरी जो है वो आर कहलाती है, फोकस तक की दूरी जो होती है फोकल दूरी एफ कहलाती है। तो अगर हमें एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ करना है तो अपन क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेते। चलो हमें वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, एफ बराबर आर बाई टू। हम जानते हैं यहां से पीसी बराबर क्या होगा, पीसी, यदि हम पीसी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो दो जने के सम में लिख सकते हैं। ये पीसी की वैल्यू हम दो जने के सम में लिख सकते हैं, यानी पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। और जो पीसी है उसे हम आर बोलते हैं, पीसी जो है हमारे पास वो क्या है, आर है। और जो पीएफ है और एफसी है, देखो पीएफ और एफसी दोनों बराबर है, देखो पीएफ और एफसी दोनों बराबर है, तो पीएफ और एफसी दोनों बराबर है, तो इसे हम टू टाइम्स क्या लिख सकते हैं, पीएफ लिख सकते हैं। और जो पीएफ की वैल्यू है, पीएफ की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एफ है, तो ये एफ हो गया हमारे पास आर, तो एफ पीएफ कैपिटल एफ, सॉरी कैपिटल एफ, तो पीएफ की जो वैल्यू है, पीएफ की जो वैल्यू है हमारे पास स्मॉल एफ है, फोकस है, तो ठीक है अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फोकस हो गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, देखो एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ करना था, तो यहाँ से आर टू को इधर भेज दो, तो ये आर बाई टू बराबर एफ है, थस प्रूव्ड। यही था हमारा डेरिवेशन। देखो आपने प्रूफ कर लिया बहुत आसानी से, कुछ नहीं किया आपने, एंगल आई और एंगल आर को बराबर किया। जब एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे तो इनके सामने वाली साइड्स जो होंगी वो भी बराबर हो जाएंगी, सामने वाली साइड्स को बराबर किया। फिर उसके बाद आपने बोला कि डी और पी पॉइंट सेम पॉइंट है, तो इसका मतलब डी एफ जो था उसे हम पी एफ भी लिख सकते हैं, हमने बराबर कर दिया। फिर हमें एफ बराबर आर बाई टू निकालना था, तो हमने पीसी की वैल्यू निकाल ली, पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, और यहां पे हमने सम करके एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ कर दिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या था ये हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन कॉनकेव मिरर के लिए करते हैं। जिस बच्चे को कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट समझ में आया होगा उसे कॉनकेव मिरर का भी आ जाएगा। क्या करना है, स्टेप वन क्या है, रफ में साइड में लिखो। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है डायग्राम बना लिया हमने। स्टेप टू क्या है, हमारे पास जो एंगल बन रहे थे उनको लोकेट कर दिया हमने, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहली बार में हमने क्या किया है कि एंगल बराबर होते हैं। अगर एंगल बराबर होंगे तो उनकी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। और अगर साइड बराबर हो जाएंगी उसके बाद क्या करना है, अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा होगा तो दो पॉइंट जो थे हमारे पास उनको बराबर कर दिया। फिर उसके बाद हमने पीएफ यानी हमने पूरी जो वैल्यू थी, पीसी की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू निकाल लिया, एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ कर दिया। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वो है कॉनकेव मिरर। हेडिंग डाल लो, कॉनकेव मिरर, हिंदी मीडियम में डाल लें अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ करना है। क्या करना है अपने को, अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, किस पे प्रूफ करना है अपने को, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को अपन बोल सकते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो होता है हमारे पास वो कैसा बनता है, देखिए बनाते हैं उसे। चलो पहले ऐसा बनता है कुछ, आप लोगों ने देखा होगा, बनाया होगा कभी तो बनाया होगा, बोलो। ये बन गया। अब इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस करो, इसमें भी क्या करो आप, सेम टू सेम वही प्रोसेस करोगे आप, इसमें भी आप क्या करो आप पैरेलल रेज भेज दो। जब पैरेलल रेज यहाँ पे आके टकराएंगी तो वो कहां, जैसे मान लो ये फोकस है ना, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पैरेलल रेज क्या हो जाएंगे हमारे पास, फोकस से गुजर जाएंगी। यहाँ पे फोकस बना दो, फोकस से गुजर जाएंगी, और फोकस से गुजर जाएंगी। अब आपको बताया था मैं पहले, मिरर वगैरह में जब भी हमें नॉर्मल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने क्या किया, यहाँ से आपने ये नॉर्मल बना दिया, ये M है और M डैश हमारे पास मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया। अब ये नॉर्मल बन गया। अब आप लोग को ये सब कुछ पता है कि जो आने वाली रे होती है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो I बनाती है, और जाने वाली जो बनाती है वो एंगल R बनाती है। चलो अब यहां पे फिर से आपका एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लग रहा होगा। कैसा कंसेप्ट, आप लोगों को पता होगा
कि जब कभी भी जेड बनता है यहां पे जो एंगल होता है वही यहां पे अल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो अभी तक हमने ये वाला देखा, एक जेड वाला रूल याद रखेंगे आप लोग, आपके फिजिक्स में काम आ रहा होगा, और एक ये पैरेलल वाला रूल याद रखेंगे आप लोग, ये आपके काम आता है, और एक ये वाला रूल याद रखेंगे आप लोग कि ये ऐसा होता है। ये 3 रूल याद रखेंगे, मैथ में आपको दिक्कत नहीं जाएगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको जब भी आप करेंगे दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप यहां से समझने की कोशिश करें, एक ये वाली लाइन हो गई है अपने पास, और एक ये सॉरी मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन वापस बना देंगे। ये हमारे पास रे ऑफ लाइट थी, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसा समझो आप, इसको जेड समझो आप, मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना चलाते जाऊंगा, ये और ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो ये 3 जेड बन रही है यहाँ पे है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये जेड बन रहा है। तो ये एंगल आई है यदि, तो यहाँ पे भी क्या एंगल होगा, आई होगा, क्योंकि ये जेड बन रहा था, और जेड में जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। समझ में आया यहाँ तक? अब तुम लोग खुद बताना मेरे को, अब तुम लोग खुद बता दोगे। देखो जब कभी भी एंगल बराबर होते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे पास लॉ के द्वारा एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे। तो आर के सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड, और आई के सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड, तो ये साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी? बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, बोलो बराबर होंगी ना? ठीक है। अब इसको आप कुछ पॉइंट मान लो, ए पॉइंट मान लो, मान लिया हमने, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट मान सकते हो आप, आपकी मर्जी के ऊपर है, ए पॉइंट मान लिया, मान लो, ठीक है ना। चलो अब लिखो, इसमें भी लिखो। चलो इसमें क्या लिखोगे, हमारे पास जो स्फेरिकल हमने मिरर माना है, जो हमने दर्पण माना है, इस दर्पण को हमने नाम क्या दे दिया बताओ, mm डैश, पोल को हमने क्या बोल दिया बताओ, p, फोकस को हमने बोल दिया क्या बताओ, f, हमने ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने क्या नाम दे दिया, c, वक्रता केंद्र, और हमने रेडियस की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसकी लेंथ, जो इसकी लेंथ है उसको हमने क्या बोल दिया r, और यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या दे दिया f, ठीक है ना। तो ये सब आप लिख दीजिएगा, आपके ऊपर है, आप लिख दीजिएगा बढ़िया से। अब आप यहां डायरेक्ट यहां लिखेंगे कि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के नियम के द्वारा आप ये जानते हैं कि एंगल आई जो होता है हमारे पास, आपको पता है एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। यानी एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यदि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होंगे तो आपको यह भी पता है कि आर के सामने वाली साइड और आई के सामने वाली साइड वो भी बराबर हो जाएंगी। पहले आप इसको लिख दीजिए एक बार एंगल के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी एफ, ऐसा कुछ लिख दीजिए आप, एफ सी ए, तो एंगल एफ सी ए, एफ सी ए एक एंगल हो गया, जिसको जो एंगल होता है वो हमेशा बीच में नहीं करता, जैसे सी एंगल था, सी बीच में लिख रहा है, और एक बार ए को बीच में लिख दो तो एंगल एफ ए सी, ये आ गया, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो गए। अब अगर एंगल हमारे पास बराबर है तो यहां से इसके बाद, इस स्टेप के बाद आप लिखेंगे कि यदि एंगल बराबर थे तो ये साइड बराबर होंगी, यानी हमारे पास सी एफ बराबर एफ ए, सी एफ बराबर एफ ए। ये क्यों हुआ है, आपको कंसेप्ट लिख सकते हैं कि अगर एंगल बराबर होते हैं, इफ द एंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। और अगर ये बराबर हो गई हैं तो इसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा एपर्चर है, जो हमारा दर्पण है, वो बहुत ज्यादा छोटा है, और अगर छोटा है तो दो बिंदु यानी ए वाली और पी बिंदु जो होंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम पॉइंट में हो जाएंगी। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि ए को पी बोल सकते हैं। अगर ए को पी बोल सकते हैं तो जहां हमने एफ ए लिखा है यहां हम पी एफ भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं ना, सी एफ बराबर एफ, ए की जगह हम क्या लिख दें, पी लिख दें, है ना, तो एफ पी। तो अगर एफ पी हो गया हमारे पास, ये क्यों लिखा है हमने, सिंस हमारे पास, ऐसा लिख दीजिएगा, सिंस अपर्चर इज वेरी, ऊपर वाले की तरह भी आप लिख सकते हैं, जो आपने पहला वाला किया है सेम टू सेम उस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, चूंकि हमारा जो एपर्चर है, जो हमारा दर्पण है, बहुत ज्यादा छोटा है यदि, तो ए और पी पॉइंट सेम पॉइंट माने जाएंगे, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां तक आपने कर लिया होगा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एफ बराबर आर बाई 2 प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, पीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो पीसी बराबर क्या होगा बताओ, पीसी बराबर क्या होगा हमारे पास, पी एफ प्लस एफ सी, यानी पी एफ प्लस एफ सी। अब पी एफ प्लस एफ सी, देखो पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी, यानी ये दोनों बराबर है, तो इनको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं पी एफ का। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2 टाइम्स पी एफ लिख सकते हैं, और ये पी सी है हमारे पास।
अब पीएफ की वैल्यू निकालना है तो अपन क्या, पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू क्या है, आर है, तो इसकी जगह आर लिख दीजिए बराबर 2, और पीएफ की वैल्यू क्या है, एफ है, तो यहां से एफ बराबर आर बाई 2। देखिए हमने यहां पे भी प्रूफ कर दिया। यानी दोनों मिरर से आप करें, कैसा भी करेंगे आप, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आपको दोनों दर्पण से करके रखना है, दोनों दर्पण से एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एंगल इक्वल करना है। यदि एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, साइड इक्वल होने के बाद आपको बता देना है एपर्चर छोटा है, 2 पॉइंट सेम पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकाल करके दो जने के सम में लिख करके, दोनों में बराबर है, तो यहां से आपको ऐसे f बराबर r बाई 2 प्रूफ कर देना है। आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। करने के बाद आपको सभी बच्चों को डन भैया भेज देना है वीडियो में, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चा किया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू लवर्स।